लास्ट ईयर भी यही चीज़ थी। अगर हम मैं पीछे और पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं लास्ट ईयर बजट की बात कर रहा हूँ। वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया गया था, एमएसएमईज के लिए दिया गया था, ठीक है ना, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग। और जब से हमारे सरकार 2014 में जो एग्जिस्टिंग सरकार है जब से आई है, उनका यही रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, सबका साथ सबका विकास, ये सारे नारेबाजी है। वो प्रैक्टिकलिटी में कितना ज़्यादा वर्क कर रही है ये सबको नज़र आता है। इतना स्टडी किया है पिछले 2-3 साल के बजट को उठाकर कि जो अनाउंसमेंट्स होते हैं वो क्यों नहीं ऑन ग्राउंड पहुंचते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट के बजट अनाउंसमेंट के बाद गाइडलाइन आने में इतना टाइम लगता है। अगर आपने बजट 1 साल का है, 10 महीने के बाद गाइडलाइन आया है, 10 महीने के बाद बजट एलोकेट हुआ है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो लोगों के पास टाइम कहां है कि वो उसको अवेल कर सकें। ब्यूरोक्रेसी के पास क्लैरिटी नहीं होती है कि वो कैसे उस पर काम करें। गवर्नमेंट के जो अनाउंसमेंट्स हैं वो अनाउंसमेंट के बाद गाइडलाइंस ही नहीं है, बजट एलोकेट नहीं होता है। एक आम आदमी को सबसे पहले एक एक्सपेक्टेशन रहती है बजट में कि जो वो अर्न करता है, जो उसको इनकम मिल रही है काम करने से, उस इनकम पर टैक्सेशन का क्या बेनिफिट उसको मिलता है। तो इस बजट में किसी भी तरीके का कोई भी टैक्सेशन बेनिफिट जो है एक आम आदमी को नहीं दिया गया, ना किसी सैलरीड एम्प्लॉय को दिया गया, ना किसी एक बिजनेस करने वाले को, ना किसी ट्रेडर को, किसी भी तरीके से किसी को भी नहीं कोई बेनिफिट दिया गया। सरकारी डेटा कुछ भी कहता हो कि इन्फ्लेशन 5% हो, 6% हो, एक एवरेज इंसान का घरेलू बजट देखते हैं 10% का इन्फ्लेशन इंपैक्ट उसके ऊपर आता है। क्योंकि जो सरकारी डेटा है वो डेटा है, कंसोलिडेटेड डेटा है, उसमें 80-90% ऐसी चीज़ें हैं जिसका मेरी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता है। मेरी ज़िंदगी पर असर पड़ता है मेडिकल इन्फ्लेशन का, 14% है, फूड इन्फ्लेशन का, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इन सब का असर पड़ता है। तो अगर 10% का इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है तो एक एवरेज हाउस होल्ड में ये एक्सपेक्टेशन तो आएगा कि उनको भी उसी प्रोपोर्शन में रिलीफ मिले। आप बड़े बड़े आंकड़ों के साथ उस चीज़ को एक्सेप्ट कराने की बात करते हो, उसको हाईलाइट करते हो, मगर क्या कभी वो आंकड़े आए या वो डाटा या आया या वो इन्फॉर्मेशन आई जो ग्राउंड के ऊपर एक्चुअल में अप्लाई हुआ है या सामने देखने को मिला है कि हमारी जो कंट्री है, अगर 365 दिन होते हैं एक साल में, तो 365 में से 300 डेज तो वो इलेक्शंस में बिजी रहते हैं। तो आप मानते हैं कि सरकार पूरी तरह से इलेक्शन मोड में रहती है? सरकार क्या, सारे ही रहते हैं, सभी रहते हैं, चाहे वो ओपोजिशन हो चाहे सरकार हो। ये आपको बहुत सेफ स्टेटमेंट है, ये सेफ स्टेटमेंट है। बजट के बाद जितने टैक्स कंसल्टेंट्स बैठते हैं मीडिया में, आपको लगता है वो कहीं से भी कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए जी, या वो गवर्नमेंट नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं? सरकार ग्राउंड पर रहकर तो कोई काम ही नहीं कर रही है, बस पॉलिसीज बना रही है, एग्जीक्यूट करने में लगी हुई है, पैसा अलॉट कर देती है, मगर एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है कुछ पता ही नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि अगर पता लग भी रहा है तो सरकार उसको अनसुना कर रही है। मीडिया अगर चुप भी होती तो बात चल जाती है, मीडिया तो गवर्नमेंट के नैरेटिव को बढ़ा रही है। देखिए, वो हर आदमी का अपना एक बिजनेस है, मैं मीडिया को बिजनेस भी तो कहूँगा ना। अगर वो ऐसा नहीं हो तो बिजनेस कैसे करेंगे फिर? और आज की डेट में अगर हम बात करें, हर बिजनेस में पैसा तो लगता है। अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मैं इस बार टैक्स रेट्स के अंदर कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे ये लग रहा था कि टैक्सेशन के अंदर, टैक्स रेट्स के अंदर किसी तरह का कोई और रिलीफ नहीं होगा अगर हो, क्योंकि मामूली बात नहीं, लास्ट ईयर उन्होंने बहुत अच्छा दे दिया था रिलीफ। बट हाँ, एक बात है, वो बात है सैलरीड पर्सन की। अगर मैं बात करूँ, वो एवरी टाइम ये चीज़ उसके साथ चलती है और चलनी भी चाहिए। वो ये है कि कुछ ऐसे पार्ट होते हैं टैक्स में, रिबेट के, स्टैंडर्ड डिडक्शन के, कि जिनको बढ़ाया जाता है कंपैरेटिव टू लास्ट ईयर। वो इसीलिए बढ़ाया जाता है, इसीलिए उनको इंक्रीज किया जाता है इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। एक मेन फैक्टर होता है इन्फ्लेशन। यहाँ पर फैसला मैं अपने ऑडियंस के ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग कमेंट में हमें बताएं कि आप किसकी बातों से सहमत हैं। मेरा मानना है कि जॉबलेसनेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चैलेंज है, ये एक इकोनॉमिक इमरजेंसी है। इनका कहना है कोई हाई तौबा भी नहीं मची है, सेफ है सब। ऑडियंस में लोग बताएं कमेंट करके कि आप लोग इस पर क्या सोचते हैं। आज के इस बजट विशेष को आगे बढ़ाने के पहले
मैं एक बात अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता हूं। इसके पहले कि हम अपने गेस्ट का परिचय कराएं अपने दर्शकों के साथ, पिछले साल बजट के बाद बजट स्पेशल शो में जब मैं किसी टीवी चैनल के डिस्कशन में बैठा था, डिस्कशन के ठीक पहले किसी ने मुझे एक कार्टून फॉरवर्ड किया। वो कार्टून ये था, कोई इंसान ये पूछ रहा है, एक ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जो हमें समझा सके कि ये टीवी चैनल में जो एक्सपर्ट्स बैठते हैं वो समझाते क्या हैं। और मुझे उस दिन ये रियलाइज हुआ, यूं तो इस तरह के आमतौर पे कार्टून्स हम लोग मजे लेने के लिए फॉरवर्ड करते रहते हैं एक दूसरे को, लेकिन उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि हम लोग जितने भी मीडिया में डिबेट्स करते हैं वो डिबेट एक्सपर्ट लोग करते हैं और एक्सपर्ट लोगों के लिए करते हैं, उन लोगों के लिए करते हैं जो बजट को थोड़ा बहुत समझते हैं। हम आम आदमी को टच नहीं कर पाते। और उसी दिन मैंने ये डिसाइड किया था कि आगे से जब भी हम बजट पे बात करेंगे, हम आम आदमी के लिए बात करेंगे। हम उन टॉपिक्स को टच करेंगे जो आम आदमी को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। और इसीलिए आज बजट के बाद मैं अपने साथ लेकर आया हूं रिकी दुआ को। ये टैक्स कंसल्टेंट हैं और इनसे आज मैं बात करूंगा उन पहलुओं को, बजट के उन एस्पेक्ट्स पे जो आम लोगों को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है उनकी डे टू डे लाइफ्स पे। रिकी जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यह है कि जब बजट की बात होती है, हम बड़े बड़े नंबर्स की बात करते हैं, जीडीपी ग्रोथ इतना है, कैपेक्स इतना है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इतनी है। हम भूल जाते हैं कि एक आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से इसका कोई असर नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आप इस बजट को आम आदमी के नजरिए से कैसे देखते हैं? सबसे पहले शुक्रिया रवि जी, आपने इंट्रोड्यूस किया और आज बजट के डिस्कशन के लिए आपने हमें इनवाइट किया। सो हम स्टार्ट करते हैं। जो आपने अभी हमसे क्वेश्चन किया कि आम बजट के ऊपर मैं क्या सोचता हूँ। देखिए, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे इस बजट के बारे में सोचेंगे तो हर आदमी का अपना अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, अपना अपना अलग अलग नज़रिया हो सकता है। लेकिन हमें सोचना होगा उसी अलग अलग नज़रिए से। अगर आज हम डिस्कशन के लिए बैठे हैं तो ऑल ओवर हमें सबके नज़रिए से डिस्कस करना होगा, सबके नज़रिए से इस आम बजट को देखना होगा। तो नॉर्मली तो एक आम आदमी के लिए बजट का मतलब है टैक्स में रिलैक्सेशंस, बाकी चीज़ें वो बाद में सोचता है। हाँ, जैसे कि अभी आपने एक्सपर्ट की बात करी, एक्सपर्ट हर इंडस्ट्री का हर हर लेवल पे हर एक जगह का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, वो एक्सपर्ट भी अपने अपने हिसाब से उसका आंसर करेगा, उसी हिसाब से उसको एनालाइज करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये कंट्री का बजट है और कंट्री का बजट है तो उस बजट में कंट्री फाइनेंस मिनिस्टर एंड अदर जो टीम है उसका ये ड्यूटी बनता है कि वो ऑल ओवर इंडिया को वर्ड के फॉर्म में हर तरह से उन चीज़ों को कंसीडर करे और जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने की कोशिश करे, और जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जो प्रेजेंट कंडीशन है, जो पास्ट कंडीशन है, उनको असेस करते हुए फ्यूचर के लिए कुछ ऐसे गोल सेट करे जो कि कंट्री की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और उस कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, मैं अपने हिसाब से या एक आम आदमी अपने हिसाब से इस बजट के बारे में क्या सोचेगा। तो एक आम आदमी को सबसे पहले एक एक्सपेक्टेशन रहती है बजट में कि जो वो अर्न करता है, जो उसको इनकम मिल रही है काम करने से, उस इनकम पर टैक्सेशन का क्या बेनिफिट उसको मिलता है। तो इस बजट में किसी भी तरीके का कोई भी टैक्सेशन बेनिफिट जो है एक आम आदमी को नहीं दिया गया, ना किसी सैलरीड एम्प्लॉय को दिया गया, ना किसी एक बिजनेस करने वाले को, ना किसी ट्रेडर को, किसी भी तरीके से किसी को भी नहीं कोई बेनिफिट दिया गया। हाँ, ये जरूर है कि टैक्स में कोई बेनिफिट जरूर नहीं दिया गया, लेकिन हाँ, ये जो बजट है अदर सेंस में अगर सोचें तो एक तरह का सेफ बजट है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं है कि जो किसी इमरजेंसी को रिजॉल्व करने के लिए हो, क्योंकि कोई इमरजेंसी दिख ही नहीं रही है इकोनॉमी के अंदर, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है ना। ना ही इमरजेंसी के अलावा ना ही कोई ऐसा रिफॉर्म एक्सप्रेस बोला जा रहा है कि रिफॉर्म एक्सप्रेस हम चल पड़ी है, रिफॉर्म हो रहे हैं, बट कौन सा रिफॉर्म हुआ है यहाँ पर? कौन सा ऐसा रिफॉर्म है जो एक ऐसा काउंट करा दीजिए कि हाँ ये रिफॉर्म किया गया जिसकी वजह से हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है ऐसे बूस्ट होती है? ऐसा कौन सा एरिया है? सब एक सिंपल वे में नज़र आता है, कुछ भी साधारणतया
कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बहुत स्पेशल हो किसी चीज़ के लिए, किसी को बूस्ट करती हो। जस्ट न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि भाई ये सब चीज़ें, मतलब इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है। एक वर्ड्स, बेस्ट अच्छे वर्ड्स को यूज़ करते हुए, जोशीले वर्ड्स को यूज़ करते हुए इसको बूस्ट किया जा रहा है कि हाँ, ये बजट बहुत कुछ लेकर आया है। मगर अगर हम एक आम आदमी के नज़रिए से सोचें, जो प्रॉब्लम्स लास्ट बजट में भी थी वही प्रॉब्लम्स इस बजट के बाद भी या इस बजट के साथ भी बनी हुई हैं। आपने एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया था, सेफ बजट है। जी। सेफ बजट किसके लिए है? सरकार के लिए सेफ है या आम जनता के लिए सेफ है? किसके लिए सेफ बजट है ये? बजट आज की डेट में अगर कोई गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से ही सोचती है, तो सेफ बजट तो गवर्नमेंट के हिसाब से ही नज़र आता है। और दूसरा एक सवाल आपने उठाया कि कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं है। क्या आप वाकई इस गवर्नमेंट के नैरेटिव को मानते हैं कि देश में इस समय कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं है, या आप भी ये मानते हैं कि इस समय अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, प्राइवेट कंजम्पशन चुनौती बना हुआ है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है? ये तीनों मेजर चैलेंज है। तो सर बेसिकली जो दिखता है वही बिकता है। ये जो पॉलिसी है ना, यही गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अगर मैं अपने नज़रिए से इस चीज़ को देखूं। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हम बात करते हैं जॉब की, हम बात करते हैं कंजम्पशन की, हम बात करते हैं ग्रोथ की, इस कंट्री के, अगर हम एक साधारण आदमी की बात, आम आदमी की बात करें, तो उसको बेचारे को फुर्सत ही नहीं है कि वो स्पेसिफिकली इन सब चीज़ों के ऊपर बात कर सके, डिस्कशन कर सके। और अगर वो डिस्कशन कर भी लेता है तो उसकी इतनी पहुंच नहीं है कि वो पहुंच बनाकर, अगर कोई ऐसा पार्ट है जिसको कि सही होना चाहिए, या वो अपने जो व्यूज़ हैं वो इस तरीके से शेयर कर सके, और कि भाई जिससे कि कुछ चेंजेस नज़र आए, तो वो एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो गुस्सा कर कर, चाहे वो किसी तरह की टोंटिंग करके या किसी तरह से मज़े लेकर, वो इन चीज़ों को डिस्कशन के बाद ख़त्म कर देता है और अपने अपने कामों में लग जाता है। अगर आम आदमी का रिप्रेजेंटेशन बजट में नहीं होता है, और शायद इसीलिए सोशल मीडिया पे इस बजट का जितना मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी अपना फ्रस्ट्रेशन वही निकाल सकता वही है। निकाल। लेकिन इंडस्ट्री का तो रिप्रेजेंटेशन होता है। इंडस्ट्री में भी किसी इंडस्ट्री को कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं मिला है जिसका फायदा या तो इकॉनमी को हो या आम पब्लिक तक पहुंचे। तो ये किसका बजट था? ऐसा तो नहीं ये पूरा बजट डायरेक्शनलेस बजट है? डायरेक्शनलेस की तो बात मैं अभी नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारी इंडस्ट्री सब कुछ समझती है। हर आदमी जो किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो सब समझते हैं। इवन मीडिया सबसे ज़्यादा हमारे बीच में अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो सब चीज़ें सामने नहीं आ पाती। सिर्फ मीडिया का काम आज की डेट में ये रह गया है कि सरकार के पास पहुंच जाएंगे तो सरकार की बात करनी है, ऑपोजिशन के पास पहुंच जाएंगे तो ऑपोजिशन की बात करनी है, और उन्हीं की बातों को, जो उनके वर्ड्स हैं, उन्हीं की चीज़ों को हाईलाइट करते रहना। क्या कभी मीडिया ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का बीड़ा उठाया है कि वो अपनी बात भी कर सकें? मैं कई बार टीवी डिबेट्स में देखता हूँ कि कुछ राजनीतिक विश्लेषक बैठा दिए जाते हैं, वो अपनी अपनी बातें करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिर्फ टीआरपी को गेन करने के अलावा उनके पास और कोई तरीका नहीं है। सिर्फ यही, इसीलिए उनको बिठाया जाता है, जो जेन्युइननेस है। क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक का मतलब क्या है? मतलब यही है कि वो एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको रिप्रेजेंट करे, उनकी बात को लेकर आए। क्योंकि कोई भी ऑपोजिशन होगा या कोई भी सरकारी फेवर में होगा, वो तो अपनी अपनी बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना? लेकिन जो एक आम आदमी की को रिप्रेजेंट करता है वो राजनीतिक विश्लेषक करता है, जो मुझे समझ में आता है। अगर वो राजनीतिक विश्लेषक भी अगर अपनी बात को नहीं रखेंगे और जिस तरह से रखना चाहिए अगर उस तरह से नहीं रखेंगे, और रखने के अलावा है क्या, सिर्फ टीआरपी को एंगेज करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए, पॉलिटिकल एनालिसिस में आपने कह दिया, बजट के बाद जितने टैक्स कंसल्टेंट्स बैठते हैं मीडिया में, जी। आपको लगता है वो कहीं से भी कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए जी, या वो गवर्नमेंट नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं? अगर आप किसी
टैक्स कंसल्टेंट से बात करोगे, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करोगे, या किसी टैक्स एक्सपर्ट से बात करोगे, वो अपनी बात ज़रूर रखता है, अपनी बात को प्रॉपर तरीके से रखता भी है, बट उसकी सुनवाई कहाँ है? उसकी बात मैंने वही बताया ना आपको कि उसको मैं एक आम आदमी के नज़रिए से ही देखता हूँ। वो भी बेचारा एक आम आदमी तो है, जो अपना काम कर रहा है, अपनी जॉब कर रहा है, ठीक है ना? वो अपनी बात को रखता भी है, तो सुनवाई कहाँ है साहब? उससे पूछने कौन आ रहा है? तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंटेशन मिलता है वहां पे भी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नाम का होता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है? मेरी नज़र में आज तक अगर कोई सुनवाई होती इस तरह की, मैं क्या, हाँ, सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि सुनवाई अगर होती तो ग्राउंडेड, अगर हम बात करते हैं ग्राउंड की, तो उस ग्राउंड के ऊपर रिफॉर्म, सबसे पहले ग्राउंड पे रिफॉर्म होते हैं। प्रैक्टिकली उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप बड़े बड़े आंकड़ों के साथ उस चीज़ को एक्सेप्ट कराने की बात करते हो, उसको हाईलाइट करते हो, मगर क्या कभी वो आंकड़े आए, या वो डाटा या आया, या वो इन्फॉर्मेशन आई जो ग्राउंड के ऊपर एक्चुअल में अप्लाई हुआ है या सामने देखने को मिला है? क्या ऐसे इश्यूज को उठाया गया है कभी? या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कमेटी या कोई ऐसी ऐसा कुछ है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करे, और उसके बाद एनालाइज करने के बाद में उस प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम फेस हो रही है, उसको दूर किया जाए? आज की डेट में अगर आप टैक्स एक्सपर्ट की बात करते हो ना, तो टैक्स एक्सपर्ट गवर्नमेंट की जो टैक्स टैक्स प्रोविजंस है ना, वो बेचारा उन्हीं की कंप्लाइंस में लगा हुआ है। इतना ज़्यादा बिजी होके रहा पड़ा है वो कि उसको उसके अलावा फुर्सत ही नहीं है। आप अगर टैक्स एक्सपर्ट की बात करोगे, तो वो, आप ये समझिए कि उसकी ज़िंदगी इस समय गवर्नमेंट ने इस तरीके से उलझा रखी है कि वो दूसरी कोई बात कर ही नहीं पाता। लेकिन सरकार का तो यह दावा है कि टैक्स कॉम्प्लायंसेज कम हुए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है। आप इससे सहमत नहीं होते हैं? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जी मैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उसकी वजह ठीक है, उसकी वजह गवर्नमेंट अपनी तरफ से ग्रोथ करने की कोशिश कर रही है। कंट्री की ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ करने के लिए आज की डेट में सिस्टम टेक्नोलॉजी को बूस्ट करना है, गवर्नमेंट वो भी कर रही है, नज़र आता है, ठीक है। और बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट मैक्सिमाइज वे में एआई का यूज़ कर रही है, ठीक है ना, और वो एआई यूज़ करनी भी चाहिए। सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, करना चाहिए, लेकिन साथ साथ मैंने बताया ना आपको कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब कुछ ठीक कर रही है जो करना चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर कुछ भी आप काम करोगे, कोई भी आप एग्जीक्यूट करोगे, किसी भी चीज़ को, किसी भी पॉलिसी को, किसी भी प्लान को, तो वहाँ से ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ पॉजिटिव नज़र आएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव भी होती हैं। वो नेगेटिव जो है वो ग्राउंड लेवल पर रहकर ही नज़र आती हैं। लेकिन सरकार के नज़रिए से मुझे ऐसा लगता है, या सरकार की पोजीशन में मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ग्राउंड पर रहकर तो कोई काम ही नहीं कर रही है। बस पॉलिसीज बना रही है, एग्जीक्यूट करने में लगी हुई है, पैसा अलॉट कर देती है, मगर एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कुछ पता ही नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि अगर पता लग भी रहा है तो सरकार उसको अनसुना कर रही है। मैं तो अगर मैं अपने, क्योंकि बीइंग अ टैक्स एक्सपर्ट, मैं अगर अपनी बात करूं, तो वो टैक्स एक्सपर्ट को करना क्या होता है, दो तरह की बातें होती हैं। या तो टैक्स एक्सपर्ट क्या करता है, कंप्लाइंस करता है टैक्स की, चाहे वो इनकम टैक्स है या कोई और है, टैक्स है, जीएसटी है या अदर थिंग्स हैं, ठीक है ना। अदरवाइज उसके अलावा वो क्या करता है, दूसरा, या तो लिटिगेशन में जाता है, ठीक है। अब सरकार कहती है, सरकार के, ऐसा भी है कि सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसके अंदर लिटिगेशन को कम किया जाए, लेकिन लिटिगेशन कम नहीं हो रही है ग्राउंड लेवल पे। लिटिगेशन पहले से 10 टाइम्स बढ़ चुकी है। क्यों? अब सरकार ने जैसे एक स्टेप लिया था फेसलेस का, आज से कई साल पहले लिया, 2018 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ वो, ठीक है। 18 में इंट्रोड्यूस होने में, ठीक है, सरकार ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़त्म करने के लिए, बायसनेस ख़त्म करने के लिए, बायसेज या करप्शन? करप्शन ख़त्म करने के लिए, ठीक है। करप्शन में सेकंड इसलिए लिया मैंने नाम कि करप्शन हर तरफ तो नहीं है, ठीक है, मगर जहाँ भी है दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन है, फिर भी सभी लोग इस चीज़ को महसूस भी करते हैं। तो जब है, तो उस चीज़ को सरकार ने कंसीडर किया, फेसलेस स्कीम लेकर आए इनकम टैक्स में, ठीक है ना, और जीएसटी में भी अब लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे कर कर। बट कभी सरकार ने ये देखा है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर उन्होंने स्कीम डाल दी,
उसमें उसको स्ट्रिक्ट बना दिया। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को संभाल लिया। डिपार्टमेंट को एक तरीके से ऐसे इस तरीके से वो स्कीम बनाई जिससे कि डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर अगर वो कुछ रॉन्ग वे में कंसीडर करता है उस चीज़ को, या तो वो उसको वो भी नहीं कर सकता। दैट मीन्स वहाँ एक टिपिकल वे में, एक स्ट्रांग वे में उस चीज़ को रोक दिया। मगर वो तो ठीक है, वो डिपार्टमेंट तो उन्होंने अप्लाई कर दिया, मगर डिपार्टमेंट उस चीज़ को एक नॉर्मल टैक्स जो पर्सन है, जो असेसी जिसको हम कहते हैं, जिसने टैक्स देना है या जिसका कोई भी इशू आया हुआ है, या चाहे उसने गलत किया है सही किया है, उसकी बात को समझने का क्या तरीका निकाला है गवर्नमेंट ने ग्राउंड लेवल पे। सर अब ये है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई सर, आपको एक स्कूल में आपने देखा होगा दो तरह के स्कूल होते हैं। एक तो रेगुलर स्कूल जिसमें हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और दूसरा स्कूल कौन सा होता है? कॉरेस्पॉन्डेंट जिसको बोलते हैं, प्राइवेट जिसको बोलते हैं, अलग अलग तरह के नाम है, ठीक है ना। कि भाई ठीक है, आपने एग्ज़ाम देने जाना है, उससे पहले आप खुद पढ़ाई करिए। तो ये जो टैक्सेशन सिस्टम है ना, ये जो फेसलेस सिस्टम है ना, ये इन्होंने पढ़ाई वाला, ये जो प्राइवेट वाला एक्सटर्न जिसको बोलते हैं करस्पॉन्डेंस वे वाला मैटर है, उसके अंदर उन्होंने क्लियर कर दिया, मतलब उसमें उसको डाल दिया, क्लास में डाल दिया कि भाई अगर आपने टीचर भी अरेंज करना है, दैट मीन्स कोई प्रोफेशनल अरेंज करना है, तो आपने अपने आप करना है उसको, ठीक है ना। आपने तो सिर्फ एग्जाम देने आना है। दैट मीन्स क्या है कि अगर आपको कोई केस आ गया, कोई नोटिस आ गया, तो उस नोटिस का आपने रिप्लाई देना है, ठीक है ना। अब रिप्लाई देने के लिए आपको कोई प्रोफेशनल, कोई टैक्स एक्सपर्ट आपको एंगेज करना पड़ेगा उस केस में। बट उस टैक्स एक्सपर्ट की भी तो अपनी कुछ लिमिटेशंस है ना। हर कोई टैक्स एक्सपर्ट एक जैसा नहीं होता। किसी का कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, कोई कम एक्सपर्ट होता है। अगर हम इसकी क्लास की बात करें तो हर आदमी का अपना एक्सपीरियंस होता है। किसी को लगता है कि 4 लाइनें लिखने से मेरा केस हो जाएगा, किसी को लगता है मेरे को 8 लाइनें नहीं, तो ये फेसलेस कर दें के फायदे ज्यादा हैं या नुकसान ज्यादा हैं? क्योंकि इससे करप्शन तो कम नहीं हुआ है, कॉम्प्लायंसेज बढ़ गए हैं। फेसलेस से करप्शन बिल्कुल कम हुआ है, ना के बराबर हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि हमें कोई ऐसी विंडो ही नहीं दिखती है, बीइंग अ टैक्स एक्सपर्ट बताऊं, कि जहां पर कहीं कोई करप्शन वाला मैटर हो, ठीक है ना। तो लेकिन अब कंप्लाइंसेस इस तरीके से बढ़ चुके हैं कि जो आदमी, हमें इसमें, मैं क्या कहता हूँ, असेसी को कभी भी अगर अपनी पर्सनल वर्ड्स में अगर मैं बात करता हूँ, तो असेसी को सिर्फ यही समझाता हूँ, फेसलेस का मतलब है कि आप एक दीवार से बात कर रहे हैं, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, एक दीवार, वॉल नज़र आ रही है, ठीक है। आपने जो बात करनी है उस वॉल से करनी है। वॉल के पीछे कौन सुन रहा है हमें नहीं पता, लेकिन सुनवाई जरूर है, सुन जरूर रहा है वो, लेकिन वो आपको देख नहीं रहा है। यहाँ पर ह्यूमन टच का फर्क है, क्योंकि आप कोई भी डिसीजन अगर आप लेना चाहते हो, तो ओनली डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आप डिसीजन नहीं ले सकते। मेरा मतलब कहने का ये है कि फेसलेस में जो इश्यूज हैं, कमियां हैं, वो ये है कि आप डॉक्यूमेंट बेस पर आप डिसीजन देने की बात कर रहे हो, लेकिन डॉक्यूमेंट के साथ साथ ऐसी बहुत सारी फैक्ट्स होते हैं जिन फैक्ट्स में पर्सनल ह्यूमन टच का की रिक्वायरमेंट रहती है। तो मैक्रो लेवल पे जो पॉलिसीज हैं, बजट अनाउंसमेंट्स हैं, वो माइक्रो लेवल पे उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन ये भी सच है कि इस बजट में एक आम आदमी के नजरिए से, एक टैक्स पेयर के नजरिए से ऐसा कुछ नहीं है जिसकी की तारीफ की जाए या जिसका इम्पैक्ट आम आदमी को डायरेक्ट पड़े। एज ए टैक्स कंसल्टेंट आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं, तो आपको क्या लगता है इस बजट में एक टैक्स पेयर के लिहाज से क्या कुछ किया जाना चाहिए था जो नहीं हुआ है? टैक्स पेयर के हिसाब से, वैसे तो गवर्नमेंट कोई भी अगर पॉलिसी बना रही है रिगार्डिंग, या कुछ भी बजट बजट एलोकेशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि ठीक है कि यहाँ यहाँ पैसा खर्च होगा, इस तरीके से पैसा खर्च किया जाएगा, वो सब चीज़ें ठीक है अपनी जगह पर। लेकिन उसकी प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन जो है वो भी तो होना चाहिए ना। वो चाहे इस ये वाला बजट है, चाहे पिछला बजट आप ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं जो कि जिस तरीके से लाई गई थी वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाई। अगर एग्जीक्यूट हुई हैं तो पार्शियल लेवल पे हुई हैं, या जिस जिस जज्बे के साथ होनी चाहिए थी उस जज्बे के साथ नहीं हो पाई। देखिए, बजट के दो एस्पेक्ट हैं। पहली बात जो आप कह रहे हैं, बजटरी एलोकेशन, किस मद में कितना पैसा एलोकेट किया जाता है। दूसरा है टैक्स की बात। जब हम टैक्स की बात करते हैं तो इस बजट में एक्सपेक्टेड टैक्स रिलीफ क्या था, लोगों के एक्सपेक्टेशन क्या थे? एक तो ये था कि 87A में कम से कम 15 लाख की सीमा हो, और ऐसे
प्रैक्टिकली जो आपके पास टैक्स प्लानिंग के लिए लोग आते हैं, क्या लोगों के ऐसे एक्सपेक्टेशंस थे जिसको कि इस बजट में बिल्कुल भी टच नहीं किया गया है? देखिए, अगर हम टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट से एक्सपेक्टेशन की बात अगर करते हैं ना, तो मुझे अच्छे से याद है कि लास्ट ईयर का जब बजट आया था, बजट ईयर 2025, तो जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीफ दिए गए थे, जो रिबेट्स दी गई थी, वो कोई भी उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इवन उसके पास तक जाने की बात कोई नहीं कर रहा था। तो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर में काफ़ी अच्छे टैक्स रिलीफ दे दिए थे। और जहाँ तक लोगों की बात है, लोगों को तो मैंने बताया कि एक आम आदमी हमेशा एवरी टाइम यही एक्सपेक्ट करता है कि बजट आ रहा है तो इस बारी मेरे को टैक्स में क्या छूट मिलेगी, मुझे टैक्स में क्या रिबेट मिलेगी। सैलरीड पर्सन ये देखता है कि मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन में कितना रिलीफ मिलेगा, ठीक है ना। और अदर डिडक्शंस हैं जिससे कि उसको टैक्स की जो कॉस्टिंग है उसको कम से कम पड़े, एक सैलरीड पर्सन की बात करें तो। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार ही भी लोग अपने अपने लेवल पर बात करते हैं। कुछ इंडस्ट्री भी होती है, इंडस्ट्री इन द सेंस मीडिया इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, कुछ हाइप्स क्रिएट की जाती हैं कि इस बारी अगर लास्ट ईयर 12 लाख है या 12,75,000 है विद इंस्टेंट डिडक्शन, तो इस बारी वो चीज़ 14 होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए, तो एटलीस्ट 13 तो होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। बट लेकिन अगर मैं अपनी अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मैं इस बारी टैक्स रेट्स के अंदर कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे ये लग रहा था कि टैक्सेशन के अंदर, टैक्स रेट्स के अंदर किसी तरह का कोई और रिलीफ नहीं होगा। अगर क्योंकि मामूली बात नहीं, लास्ट ईयर उन्होंने बहुत अच्छा दे दिया था रिलीफ। बट हाँ, एक बात है, वो बात है सैलरीड पर्सन की। अगर मैं बात करूँ, वो एवरी टाइम ये चीज़ उसके साथ चलती है और चलनी भी चाहिए। वो ये है कि कुछ ऐसे पार्ट होते हैं टैक्स में रिबेट के, स्टैंडर्ड डिडक्शन के, कि जिनको बढ़ाया जाता है कंपैरेटिव टू लास्ट ईयर। वो इसीलिए बढ़ाया जाता है, इसीलिए उनको इंक्रीज़ किया जाता है इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। एक मेन फैक्टर होता है इन्फ्लेशन, ठीक है। तो क्या सरकार की नज़र में, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की नज़र में इस बार इन्फ्लेशन जो है अंडर कंट्रोल रहा है, जिसकी वजह से उनको ये लगा है कि जो लास्ट ईयर पोजीशन थी वही पोजीशन आज की डेट में भी है, तो इसलिए स्टैंडर्ड डायरेक्शन को उन्होंने टच नहीं किया। मगर एटलीस्ट जो समझना चाहिए, एक टैक्स पेयर तो एक्सपेक्ट करेगा ना कि भाई मुझे मिलना चाहिए। फिर वही चीज़ आ जाती है, ग्राउंड रियलिटीज़ की बात आ जाती है। क्या वाकई आप भी मानते हैं कि पिछले साल से अभी तक कोई इन्फ्लेशन ऐसा नहीं रहा है कि थोड़े रिलीफ की ज़रूरत थी? देखो, साइकोलॉजिकली हम बात नहीं करेंगे इसमें कि नहीं, हार्ड डेटा पे बात करते हैं। पिछले साल के मुकाबले क्या इन्फ्लेशन में कोई ऐसा बदलाव ही नहीं आया है? वक्त के साथ साथ हर एक चीज़ में कीमतों में इम्पैक्ट आता है, ज़रूर आता है। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन तो एवरी टाइम इंक्रीजिंग वाला पार्ट है, बढ़ना ही बढ़ना है उसने। इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन एक ही वर्ड है, बढ़ना, ठीक है ना। प्राइजेस, कीमतें बढ़ती ही बढ़ती हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कीमतें ना बढ़े। हाँ, कीमतों को बियर करने के लिए जो हमारी पॉकेट है, वो किस हिसाब से, किस कंफर्ट लेवल पर बियर कर सकती है, ये डिपेंड करता है। नहीं, देखिए, बजट के बाद हमने बहुत सारे आम लोगों से बात किया है। सरकारी डेटा कुछ भी कहता हो कि इन्फ्लेशन 5% हो, 6% हो, एक एवरेज इंसान का घरेलू बजट देखते हैं, 10% का इन्फ्लेशन इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है। क्योंकि जो सरकारी डेटा है वो डेटा है, कंसोलिडेटेड डेटा है। उसमें 80-90% ऐसी चीजें हैं जिसका मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता है। मेरी जिंदगी पर असर पड़ता है मेडिकल इन्फ्लेशन का, 14% है, फूड इन्फ्लेशन का, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इन सब का असर पड़ता है। तो अगर 10% का इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, तो एक एवरेज हाउस होल्ड में ये एक्सपेक्टेशन तो आएगा कि उनको भी उसी प्रोपोर्शन में रिलीफ मिले। रिलीफ तो मिलना चाहिए। अब जैसे कि गवर्नमेंट को हो सकता है कि लास्ट ईयर में जिस तरह से इन्होंने जीएसटी में रेट्स को कट किया, जीएसटी में जो उन्होंने रिफॉर्म्स की बात करते हैं जो किए, रियल में प्रैक्टिकली तो उन्होंने किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और है। कितना। उसी ग्राउंड रियलिटी को मैं जानना चाहता हूं कि देखिए, आपने जीएसटी का कहने के लिए दो स्लैब में कर दिया, रेट कट कर दिया, लेकिन इंडिया में कोई एंटी प्रॉफिटियरिंग लॉ नहीं है। तो सारे ही मैन्युफैक्चरर ने अपना प्राइस हाइक कर दिया। आम आदमी को क्या रिलीफ मिला? जिस समय जीएसटी की रेट कट्स की बात हो रही थी, जीएसटी रेट्स की क्लासेस की बात हो रही थी चेंज करने की, तो उस समय या इमीडिएटली चेंज होने के बाद भी कुछ चीज़ें और सामने आई कि सरकार ने ये सब चीज़ें कर दी हैं।
तो उस समय भी हमारे बीच में यही था उसका कि भाई सरकार ने तो अपनी तरफ से इस तरीके से बोल रही है कि भाई ठीक है चीज़ों के रेट कम हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं इन ओवरऑल पोजीशन चेक करूं तो सिर्फ एक व्हीकल है, कार है। अगर मैं एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं कि जब वो कार खरीदने गया तो उसको कार जो है पहले के कंपैरेटिवली सस्ती लगी, ठीक है ना। अदरवाइज अगर मैं बात करूं रोज़मर्रा यूज़ होने वाली चीज़ों की, चाहे वो किसी भी तरीके का जो भी डिपार्टमेंट स्टोर से जो चीज़ मिलती है, ठीक है ना, या अगर हम कपड़ों की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें, तो कोई इतना खास इम्पैक्ट नज़र नहीं आया उसका प्रैक्टिकली। ये मेरा सोचना है। तो यही चीजें तो हैं जो हम डे टू डे लेवल पर खरीदते हैं। एक कार हम कब खरीदते हैं? 10 साल के बाद, 12 साल के बाद एक बार लेते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही बोला। कार तो, और फिर कितने लोग खरीद रहे हैं। एक आम जनता, अगर यहाँ 140 करोड़ हिंदुस्तानी यहाँ पर बात करते हैं, तो कार कितने करोड़ लोगों ने खरीदी है। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। पॉइंट्स के अंदर उसका डाटा कैलकुलेट होगा, अगर पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग लाइक। तो कहने का पर्पज़ वही हुआ कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, इसको आज तक किसी ने भी कंसीडर नहीं किया, और कंसीडर किया भी है, ऐसा नहीं कि कंसीडर नहीं किया हुआ, बट वो हाईलाइट नहीं होती ना। वो सामने वो तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार भी समझती है ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है, लेकिन वो डेलिबरेटली उसको इग्नोर करती है। परफेक्ट है। इसका तो मतलब यही निकलता है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कोई चेक ही नहीं कर रहा ना। अच्छा, चेक कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अगर मेरे को नज़र आ रही है तो क्या किसी और को नज़र नहीं आती होगी? बिल्कुल नज़र आती है, बट कोई उसके ऊपर बात क्यों नहीं करता। और हमारे यहाँ बात करने के लिए मीडिया को इसलिए तो फ्रीडम दी गई थी ना, कि मीडिया ही एक ऐसा ऐसा सोर्स है जो इन सब चीज़ों को सेटल करा सकता है। मगर आज की डेट में मीडिया भी शांत बैठा आप हुआ, चुप वाकई बैठा सोचते हुआ हैं देश में मीडिया फ्री है? है। नहीं सोचता मैं, अब नहीं सोचता। जिस समय हम बड़े हो रहे थे, जिस समय हम पढ़ रहे थे, तो हमें लगता था कि नहीं, मीडिया हमारा स्ट्रांग जोन है। वर्ल्ड लेकिन प्रेस आज की फ्रीडम डेट में मुझे इंडेक्स नहीं में लगता। इंडिया की रैंकिंग अब नीचे से काउंट हो रही है। ये देखो, इन आंकड़ों पे मैं नहीं गया, लेकिन जो मैं आपको एक अपना जो एक एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, या अपने सोच की बात कर रहा हूँ, वो मुझे तो यही लगता है, मेरे अपने व्यूज़ हैं। सॉरी टू मीडिया, बट मेरे व्यूज़ हैं कि आज की डेट में देखो, अगर कोई 2 4 5% लोग अगर मीडिया में हैं भी, जो कि अ, अपनी बातों को रखते हैं, मगर वो 2 4 5% है ना जी। मेजोरिटी ऑफ पीपल तो शांत बैठे हैं। अगर शांत बैठे हैं या बिठाया गया, कांट से ना सो दैट 95%, अगर यहाँ तो देखो जी, वोट वाला मैटर है। जिसको 50% ज़्यादा वोट मिल जाता है, या जिसको मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिल जाता है, जीत तो उसी की होती है। अगर कहाँ 95% मीडिया चुप बैठा हुआ है, मैं तो कहता हूँ चलो 95 मेरी कहने से होगा, हो सकता है 80 भी हो, 70 भी हो जो ऐसे चुप बैठा है। मैं तो कहता हूँ 60 भी हो, में भी चुप बैठने वाली बात करें, तो भी सब मेजोरिटी ऑफ पीपल तो चुप ही है ना। तो 40% की कौन सुनेगा। मीडिया अगर चुप भी होती तो बात चल जाती है। मीडिया तो गवर्नमेंट के नैरेटिव को बढ़ा रही है। देखिए, वो हर आदमी का अपना एक बिजनेस है। मैं मीडिया को बिजनेस भी तो कहूँगा ना। अगर वो ऐसा नहीं हो तो बिजनेस कैसे करेंगे फिर। और आज की डेट में अगर हम बात करें, हर बिजनेस में पैसा तो लगता है ना। अब मैं इसको डिफरेंट पोजीशन में या डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट मेरा एरिया नहीं है ये तो सर आपका एरिया है तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए हम बजट पे आते हैं कि इंडियन इकॉनमी के जो अभी चैलेंजेस हैं उस पे बात करते हैं कि उन चैलेंजेस को इस बजट ने कितना टच किया है। पहला चैलेंज है इस समय कि देश में रोजगार क्रिएट नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। इस बजट में आपको कोई ऐसा सिल्वर लाइनिंग दिखता है जिससे कि लगे कि नहीं, इस बजट के बाद कम से कम इस डायरेक्शन में हम सही बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा? देखिए सर, अगर हम बात करें बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो बहस है, ये जो क्वेरीज हैं, ये आप नेक्स्ट बजट के बाद भी आप यही बात करोगे, उसके बाद भी आप यही बात करोगे, और पीछे अगर हम बात करते हैं तो तब भी यही, इसका ये इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है। और अगर आंसर है भी तो नेगेटिव है। नो, नहीं, ये सब चीज़ें उस तरफ बातें ही हैं, एप्लीकेशन नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं है। एग्जीक्यूशन है
तो जिस जोश के साथ, जिस एनर्जी के साथ एग्जीक्यूट करने की बात की जाती है, वो एनर्जी कहीं नज़र नहीं आती। प्रॉब्लम सिर्फ एक्सिक्यूशन की है, या इस बजट में ऐसा कोई मैक्रो लेवल पर भी ऐसा कोई डायरेक्शन ही नहीं है जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े? इस बजट की अगर हम बात करते हैं तो इस ये बजट मेरी नज़र में सिर्फ एंड सिर्फ ओनली एंड ओनली एक, इसको एक कह सकते हैं एक वर्ड, सेफ बजट बात कर सकते हैं, जो कि मैंने इन द वेरी बिगिनिंग बोला कि एक सेफ बजट है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि किसी चीज़ को कवर करने की, सिर्फ कहानियां हैं। अब अभी थोड़े दिन पहले यूरोपियन के साथ एक इनका बिजनेस रिलेटेड ये कहा गया, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ कि भाई यूरोपियन के साथ इस यूरोपियन तरीके से, यूनियन के साथ, हाँ। हाँ, यूरोपियंस के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ में इस तरीके के एग्रीमेंट्स हुए, साइन हुए हैं, या इस तरीके से प्लान्स हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो आज की डेट में था, ट्रम्प रिलेटेड, यूएस रिलेटेड जो चीज़ें थी कि भाई वो हाईलाइट हो रही थी, या उन्होंने इस तरीके से, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हाँ, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या एक तरीके से, देखिए, अब मैं इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, जिस समय वॉर होती है ना, या वॉर के आगे पीछे भी हमने ये देखा है कि जो हमारे डिफेंस पर्सनल हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनको भी, उनको जब भी उनके कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं, या उनको तैयार किया जाता है, या उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से जोश रिलेटेड उनकी मतलब पॉलिसीज़ होती हैं ऑफिसर्स की कि भाई उनको जोश दिलाया जाए, उनको एक कंसंट्रेट किया जाए उस टॉपिक पे जिस टॉपिक के लिए उनको ट्रेन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यही चीज़ हमारी गवर्नमेंट कर रही है। क्या कर रही है? कोई भी काम करने जाती है, लोगों को मोटिवेट करती है, लोगों को इस तरीके से एक माहौल सा बना देती है कि नहीं, हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे करें, हम करेंगे, हम ये, हम वो हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकलिटी की, तो उसका 50% भी हमें ग्राउंड पे नज़र नहीं आता। मतलब कि ये, अगर हम एम्प्लॉयमेंट के एंगल से देखें तो ये बजट सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट तक ही रह जाता है। देखिए सर, लास्ट ईयर भी तो यही था, लास्ट ईयर भी यही चीज़ थी। अगर हम मैं पीछे और पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं लास्ट ईयर बजट की बात कर रहा हूँ। वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया गया था, एमएसएमईज के लिए दिया गया था, ठीक है ना, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग। और जब से हमारे सरकार 2014 में, जो एग्जिस्टिंग सरकार है, जब से आई है, उनका यही रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, सबका साथ सबका विकास, ये सारे नारेबाजी है। वो प्रैक्टिकलिटी में कितना ज़्यादा वर्क कर रही है, ये सबको नज़र आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार गलत कर रही है, सरकार सब कुछ ठीक कर रही है, सारी पॉलिसीज अच्छी ला रही है, बहुत कुछ उन्होंने किया है, कंट्री को काफ़ी अच्छे लेवल तक उन्होंने ग्रोथ बनाई है। लेकिन उसके बावजूद ये जो दो तीन चीज़ें हैं, क्या चीज़ें, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब्जेक्ट था वहीं का वहीं है, ये टॉपिक तो वहीं तो का फिर वहीं ये है। ग्रोथ कैसे हुआ? ये तो जॉबलेस ग्रोथ हो गया। अब इस चीज़ को आप जॉबलेस ग्रोथ कहें, या क्योंकि कहा ना मैंने, अगर मान के चलिए आपने 100 नंबर की तैयारी की और 100 में से आपने 70 ले लिए 30 नहीं लिए, लेकिन वो 30 इंपॉर्टेंट थे, तो उसने आपको पीछे रख दिया। इस सरकार के बजट को देखते हुए अब क्या आप वाकई 100 में 70 नंबर देंगे? देखिए सर, हर आदमी, यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाती है अगेन एंड अगेन, हर आदमी का अपना एक सोच है, पर्सपेक्टिव है कि किस हिसाब से उस चीज़ को देखता है, आप इस ठीक है ना। बजट को कितना नंबर देंगे 100 में? मैं तो कहा है मैंने, तो सेफ बजट है, मैं इसको 50-50 वाली बात करूंगा, सेफ, मैं भी सेफ बात ही करूंगा, 50-50। क्योंकि एज सच अगर हम बात करें, हालांकि देखो हमारी मैंने बताया आपको, एक ना यहाँ पे एक हाइप क्रिएट कर दी जाती है, इस अगर इसको आप मतलब ना पॉजिटिव नज़रिए से देखेंगे मेरी बात को, ना नेगेटिव नज़रिए से देखेंगे, मैं जस्ट एक जनरल बात कर रहा हूँ। जब ये बजट नहीं आया था ना, तो किसी के पास कुछ भी नहीं था कहने के लिए, क्योंकि एज सच कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, एक जनरल, एक बड़ा ही सेफ एंड सिक्योर सिस्टम चल रहा है अगर सोचा जाए तो। हर आदमी अपनी मर्जी के साथ अपने धंधे में बिजी है, किसी की कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है, हाय तौबा नहीं मची हुई है। ये तो आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे? हालांकि मैं इस चीज को, आप इसे एक्सेप्ट करें या ना करें, मैं इस चीज को इस एंगल से कहना चाहता हूं कि भाई एज सच एक्सपेक्टेशन के लेवल पर
हर आदमी अपनी जगह बिजी है। सरकार ने इस तरीके से इंतजाम किया हुआ है सबका कि हर आदमी अपनी जगह बिजी है। ठीक है ना, कोई शिकायत करना भी चाहता तो शिकायत नहीं करता, कोई अच्छाई करना चाहता है तो अच्छाई नहीं करता। अपने लेवल पे सब एवरेज सिस्टम बैलेंस बना हुआ है। ठीक है ना। यहां पर फैसला मैं अपने ऑडियंस के ऊपर छोड़ता हूं। आप लोग कमेंट में हमें बताएं कि आप किसकी बातों से सहमत हैं। मेरा मानना है कि जॉबलेसनेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चैलेंज है। ये एक इकोनॉमिक इमरजेंसी है। इनका कहना है कोई हाय तौबा अभी नहीं मची है, सेफ है सब। ऑडियंस में लोग बताएं कमेंट करके कि आप लोग इस पर क्या सोचते हैं। चलिए हम दूसरे चैलेंज पे आते हैं। मैं एक एक चीज मैं आपको हाँ, रोकना चाहूँगा, अपनी बात को पूरा करना चाहूँगा। आपने बजट के बारे में मुझसे बात करी तो मैंने कहा बजट जो है वो एक सेफ बजट है मेरी नज़रिए से। ठीक है ना। नहीं, जॉबलेसनेस की आ कोई रहा हूँ उस स्पेसिफिक। जॉबलेस की बात आ रहा हूँ। देखो, गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर भी एमएसएमईज को बढ़ावा दिया, मैन्युफैक्चरिंग को तो वो शुरू से ही कह रहे हैं कि बढ़ावा देनी है। ऑन पेपर बढ़ावा दिया या एक्सिक्यूशन में बढ़ावा दिया? देखिए, गवर्नमेंट तो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर पे कर सकती है काम, एग्जीक्यूशन तो फिर आगे लोगों ने करना है ना, जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हुए हैं, जिन लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है। अब कंडीशंस इतनी ज़्यादा आ जाती हैं, अगर मान के चलो किसी को लोन देने की बात भी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लोग कहते हैं जी एमएसएमई को इतने फंड्स एलोकेट किए। एक लोन्स की बात करता हूँ। क्या हम लोगों की जो पब्लिक है, जो कि अगर मैं अपनी बात करता हूँ, बेनिफिशियरी की बात कर हाँ रहे हो? बेनिफिशरी की बात करते हैं, तो बीइंग अ मैन्युफैक्चरर मेरी भी तो कुछ ड्यूटीज़ है ना। लेकिन वो ड्यूटीज़ मैं किस हद तक पूरा नहीं कर रहा रिक्की हूँ। जी, इसमें आप समझिए हम्म, प्रॉब्लम क्या है। हम लोगों ने जितना स्टडी किया है पिछले 2-3 साल के बजट को उठाकर, कि जो अनाउंसमेंट्स होते हैं वो क्यों नहीं ऑन ग्राउंड पहुंचते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट के बजट अनाउंसमेंट के बाद गाइडलाइन आने में इतना टाइम लगता है। अगर आपने बजट 1 साल का है, 10 महीने के बाद गाइडलाइन आया है, 10 महीने के बाद बजट एलोकेट हुआ है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो लोगों के पास टाइम कहां है कि वो उसको अवेल कर सकें। ब्यूरोक्रेसी के पास क्लैरिटी नहीं होती है कि वो कैसे उस पर काम करें। गवर्नमेंट के जो अनाउंसमेंट्स हैं वो अनाउंसमेंट के बाद गाइडलाइंस ही नहीं है, बजट एलोकेट नहीं होता है। उसका तो एक बहुत ही बड़ा और बड़ा ही कॉमन सा और बड़ा ही सिंपल सा आंसर है कि हमारी जो कंट्री है, अगर 365 दिन होते हैं एक ईयर, 1 ईयर, एक साल में, तो 365 में से 300 डेज तो वो इलेक्शंस में बिजी रहते हैं। तो आप मानते हैं कि सरकार पूरी तरह से इलेक्शन मोड में रहती है? सरकार क्या, सारे ही रहते हैं, सभी रहते हैं, चाहे वो ओपोजिशन हो चाहे नहीं, सरकार हो। ये आपका बहुत सेफ स्टेटमेंट है, ये सेफ स्टेटमेंट है। आप ये मानते हैं कि सरकार इलेक्शन मोड में रहती है, पूरा देश इलेक्शन मोड में रहता है और इसीलिए बजट भी इलेक्शन मोड में रहता है? होता ही यही है। आप किसी भी जगह पे चले जाओ, किसी भी ऑफिस में चले जाओ, जब भी कभी काम की बात आएगी, अरे ये बस इलेक्शन हो जाए यहाँ के, वहाँ बिजी हैं, वहाँ उनको बिजी किया हुआ है। अब अगर मैं एक बात करता हूँ, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ये सब मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे एक छोटा सा काम कराना था एक एसडीएम कोर्ट से। ठीक है साहब, उस काम के लिए मैं 2 महीने चक्कर लगाता रहा। एक छोटा सा काम था। क्यों चक्कर लगाता रहा? क्योंकि उस समय दिल्ली में इलेक्शंस थे और एसडीएम साहब इलेक्शंस में बिजी थे। और ऐसा नहीं है कि वो सातों के सातों दिन 24/7 इलेक्शंस में बिजी हैं। वो बेचारे क्या करें, उनके ऊपर ड्यूटीज इतनी दे रखी हैं और इलेक्शन में भी बिजी किया हुआ है। ठीक है ना। होता क्या था कि वीक में अगर वो 5 दिन ऑफिस आ रहे हैं, ठीक है ना, तो 5 में से 3 दिन तो वो ऑफिस इसलिए आ रहे हैं कि वो इलेक्शंस में बिजी हैं। इलेक्शंस में बिजी होकर उनका ऑफिस चला जाता था। और 2 दिन आते थे 2 या 4 घंटे के लिए विंडो में। ठीक है। तो या 2-4 घंटे में वो उनके पास साइनिंग के लिए इतनी सारी फाइल्स होती थी कि वो रेगुलर काम को किस तरीके से कर सकते हैं। और उनकी गैर हाजिरी में कोई और करने वाला है नहीं, किसी के पास पावर है नहीं। तो फिर क्या होगा जब एक छोटा सा काम नहीं हो पा रहा, जो कि 2 दिन का काम है और 2 महीने लग रहे हैं, और उसके बाद भी नहीं हुआ, मैंने जाना बंद कर दिया, उस फाइल को वहीं छोड़ दिया मैंने। तो ये तो एक सिंपल सी स्टोरी होगी ना बात काम करने की। तो ये सब जगह हाल है। तो फिर इलेक्शन डेज की वजह से अगर मैं कहूँगा कि भाई अगर वो 2 महीने तक काम नहीं हो पाया,
तो अब आप देखिए कि ऐसे कंट्री के इतने इंपॉर्टेंट काम कहाँ अगर बजट बनता, बजट क्या है, एक तरह का एस्टिमेशन है, प्लानिंग है ना, फंड का, फंड की प्लानिंग है ना कि यहाँ खर्च होगा। अब खर्च करने के लिए तो कोई आदमी तो चाहिए, वो पॉलिसी तो बननी चाहिए ना चलिए, कुछ। यहां तो हम बात कर रहे हैं बजट में गवर्नमेंट मशीनरी की। हम्म। अब मैं आता हूं एम्प्लॉयमेंट को लेकर दूसरे एस्पेक्ट पे। हम्म। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव की बात हुई थी, कंपनीज को नए लड़कों को इंटर्नशिप देना था, उस प्रोजेक्ट पे भी कोई काम नहीं हुआ। ज्यादातर कॉरपोरेट्स ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। नहीं किया, सिर्फ किताबी बातें बन के रह जाती हैं। तो फिर ऐसे बजट का क्या मतलब है जहां की सारे अनाउंसमेंट के बाद भी आपने हेडलाइन बटोर लिया, तो इस बजट में फिर उस पर कोई बात ही नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं हुई है। लास्ट ईयर था इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे, जॉब क्रिएट होंगी, बताइए कितना बढ़ावा दिया। सेम बात वही इस बार भी है। देखो आगे कितना बढ़ावा होता है। फ्यूचर की बात अभी हम नहीं कह सकते, हो सकता है इस बार कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा ही कुछ हो जाए, जॉब क्रिएट हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट की ये सोच है जी, क्या हम एमएसएमई खड़ी करो अपने आप। जो एमएसएमई जिसकी है, जो भी इंटरप्रेन्योर है जो उस बिजनेस को कर रहा है, वो अपने आप जॉब क्रिएट कर देगा। चलो, ये भी एक पर्सपेक्टिव है गवर्नमेंट का, ठीक है कि अगर मैं किसी आदमी को अगर उसके पास पैसा नहीं है तो पैसा भी धंधा करने के लिए देता हूँ, ठीक है ना। गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज है जो उसको बिजनेस में हेल्प करती हैं, वो सारी बातें ठीक हैं। तो ऑटोमेटिकली जब वो बिजनेस खड़ा करेगा तो उस बिजनेस को करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए उसको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, अपने आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। बट ग्राउंड पर वही अगेन, ग्राउंड के ऊपर क्या ये कितना पॉसिबल हो रहा है, इस चीज़ पर कभी किसी ने बात की है? क्या कोई ऐसी एजेंसी है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो इन चीज़ों को रेगुलेट करे, इन चीज़ों को कंट्रोल करे, मॉनिटर करे। मॉनिटर करे? है कोई ऐसी एजेंसी? तो नहीं है। ये फेलियर एम्प्लॉयमेंट के लेवल का है। जी। कंट्री की इकोनॉमी का दूसरा बड़ा चैलेंज पे बात करते हैं जिस पर ये बजट साइलेंट है। एम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम है कि पूरी तरह से कंजम्पशन रुका हुआ है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है देश में, जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इस बार भी कैपेक्स में 12.2 लाख करोड़ की बात हुई है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है और इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने इनडायरेक्टली कॉरपोरेट्स को आईना दिखाने की कोशिश की है, ये एग्जांपल देकर कि देखो ग्लोबली बड़े बड़े कंपनीज ने कैसे किया था। सवाल यहां यह उठता है कि अगर देश में कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है, पिछले बजट में आपने जो इनकम टैक्स की लिमिट 12 लाख की थी, यही बोलकर किया था ना, इससे कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन उससे नहीं बढ़ा, तो इस बजट में अगेन एक फेलियर है कि कंजम्पशन को लेकर के कोई पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे। एक्चुअली होता क्या है ना, यही तो चीज़ें हैं जो मैं बार बार इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जब तक कि कोई ऐसी एजेंसी, कोई ऐसा सिस्टम नहीं, नहीं यहां तो बनेगा ना जो एजेंसी की बात भी नहीं, यहां तो कोई रोड मैप ही नहीं है कंजम्पशन बढ़ाने का। इस बजट में आपको कहीं से लगता है कि कंजम्पशन बढ़ाने पर सर, कोई फोकस हुआ है? देखिए सर, एक्चुअली क्या होता है, जब जब भी आपके पास में कोई ऐसा कोई रिसोर्स होगा तभी तो आप उसको यूज़ करोगे ना, उस दिशा में जाओगे ना। आप मुझे बता दीजिए, ग्राउंड लेवल पे एक सिंपल सी बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी, बजट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो मैं बजट की बात ही कर रहा हूँ कि बजट में ये बता दिया कि भाई ठीक है, एमएसएमईज को इतना फंड एलोकेट करेंगे, ये फैसिलिटीज़ देंगे। भाई मैक्सिमम क्या है, जो भी लाइसेंसिंग है या जो भी रजिस्ट्रेशंस हैं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से उसको इनको ईज आउट कर सकती है ना कि ठीक है जी इमीडिएट कर दो, कहीं कोई किसी तरीके की कोई आपके रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक्सपीरियंस क्या है कि उसमें कहां पर प्रॉब्लम आती है, एक्सिक्यूशन में प्रॉब्लम कहां आती एक्सक्यूशन है? में यही क्योंकि दिक्कत आपके आ रही पास है। बहुत सारे छोटे क्लाइंट्स हाँ होंगे हाँ जो हाँ। एमएसएमई में बेनिफिट लेना चाहते होंगे, नहीं मिल रहा नहीं है। मिल रहा, क्योंकि नहीं इसलिए मिल रहा ना कि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनको वो फुलफिल नहीं कर पाते। स्पेसिफिक बताना चाहेंगे कोई ऐसी कंडीशन जो कि एक एवरेज एमएसएमई फुलफिल नहीं कर सकता है? देखिए सर, जहाँ तक स्पेसिफिक की बात है, मैं स्टेट अवे फंड की यहाँ बात हो रही है, बजट की बात हो रही है, तो मैं लोन्स की बात करता हूँ। ठीक है, आज की डेट में मेरे बहुत सारे कनेक्शंस हैं जो कि बैंकिंग में हैं, और जो बैंक के मैनेजर्स के साथ मेरी बात होती है, भाई बीइंग अ टैक्स एक्सपर्ट, वो मेरे से बात करते हैं कि भाई आपके पास कुछ अच्छे क्लाइंट हैं जो कि आप हमारे पास भेजिए, उनको अगर फंड की रिक्वायरमेंट है तो हम उन फंड्स को उनको फाइनेंस करते हैं। ठीक है, अब ठीक है, उनके ऊपर भी प्रेशर है बैंक की तरफ, मैं तो प्रेशर ही मानूंगा क्योंकि वो भी तो बेचारे मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर मेरे को बार बार कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो लोन देना चाहते हैं। हम्म।
अब बैंक की पॉलिसी ये कहती है कि ये कंडीशंस आपको पूरी करनी होंगी। हम्म। अब सारी कंडीशनें तो कोई पूरी कर नहीं पाता, बहुत कम चांस होता है कि कोई सारी पूरी कर ले। और वो मैं कंडीशन कंडीशन की में बात कोलेट्रल वगैरह की प्रॉब्लम आती है। नहीं, हालांकि वो लोग गवर्नमेंट ने एक ऐसे सिस्टम्स डायरेक्ट गाइडलाइंस दे दी हैं, ठीक है ना। अब पर्टिकुलरली मुझे एक एक स्टेप का तो मुझे वहाँ का नॉलेज नहीं है कि इनको क्या इश्यूज आते हैं, लेकिन जो मेरे ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरे को बात करने से आई, वो ये आई कि भाई कोई आदमी गया उनके पास लोन लेने के लिए, उन्होंने बोला कि भाई ये कंडीशनें पूरी कर दो। वो मेरे पास आया, साहब ये इन्होंने लिस्ट दी है डॉक्यूमेंट्स की कि ये मुझे डॉक्यूमेंट देने हैं। मैं कहूँ यार ये डॉक्यूमेंट तो तू पूरा नहीं कर सकता, कुछ चीज़ इसमें कमी है। तो आप उनको बोलो कि भाई ये डॉक्यूमेंट तो अब जब मैं काम करूँगा तो मैं पूरी करूँगा ना, ठीक है। या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है, परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। मैं परफॉर्मेंस तो कब दिखाएगा, जब तू काम करेगा। बिना दिखाए तो तेरे को परफॉर्मेंस मिलेगी नहीं ना ही दिखा सकता है तू। एक परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं, सो परफॉर्मेंस के मैटर पे जब वो कुछ नहीं दिखा सकता तो मैनेजर, अब मैनेजर का डिसीजन आ जाता है कि भाई वो उसका लोन सेंक्शन करे या ना करे, ठीक है। तो मैनेजर के ऊपर एक कंडीशन लगी हुई है जो उसको अपने बॉस को आंसर करना है। क्या आंसर करना है कि भाई तूने लोन किस बेस पे कर दिया। अगर वो अपने रिस्क पे अपनी उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कर भी देता है, उस लोन को अप्रूव कर देता है, उस चीज़ को इग्नोर करते हुए या उस चीज़ को ट्रस्ट करते हुए कि ठीक है ये तुम बाद में कर देना, ये वाली चीज़ बाद में दे देना, नो इशू, मेरे पास ये पावर है, मैं सेंक्शन कर देता हूँ। लेकिन फिर अगर वो डरता है इसलिए कि उसको अपने अपर वाली साइड में जवाब देना है, आंसर करना है। फिर वहाँ पर क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो जब उस कंडीशंस को पूरी किए बिना नहीं करेगा सेंक्शन, तो हुआ क्या, तो सरकार के जितने भी गोल्स हैं या सरकार के जितने भी प्रयास हैं इस चीज़ के लिए, वो सब खत्म हो जाते हैं। नहीं मिलेगा ना, आगे काम ही नहीं होगा। कहाँ से उसकी इंडस्ट्री मतलब सेटअप हो जाएगी, बिना पैसे के सेटअप नहीं हो पा रही है। और कुछ, मैं ये नहीं कहूँगी सब कुछ सरकार की है, कुछ लोग, हम लोगों के अंदर भी कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो इन गलत तरीके से इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने की सोचते हैं कि आज पैसा ले लिया कल को वापस नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है इस इंडस्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से मैनेजर भी डरता है या उसके ऊपर वाला भी डरता है। तो शायद इसीलिए वो कंडीशंस को मतलब पूरी नहीं कर पाते, ना ही वो पूरी करा पाते हैं उनसे, और वो चीज़ें वहीं की वहीं रह जाती है, मतलब ग्राउंड के ऊपर वो चीज़ अप्लाई नहीं हो पाई ना। इंडियन इकोनॉमी के दो चैलेंजेस पे हमने बात किया। जॉब पे हमने बात किया, कंजम्पशन पे बात किया, और बात वही आती है कि मैक्रो लेवल पर आप कुछ भी कहते हैं, माइक्रो लेवल पर एग्जीक्यूट नहीं होता। एग्जीक्यूट नहीं राइट। होता जी। लेकिन तीसरा और जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज ऐसा है जिसमें माइक्रो लेवल की नहीं, मैक्रो लेवल पे ही काम करने की जरूरत है। और वो है, देश में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट खत्म होता चला गया है, इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं। और उसके पीछे बहुत सारी वजहों में एक बहुत बड़ी वजह है कैपिटल गेन टैक्स। इस बजट में यह उम्मीद थी कि कैपिटल गेन टैक्स खत्म किया जाएगा या कम किया जाएगा। उल्टा सरकार ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे बढ़ा दिया। यहां तो माइक्रो लेवल पर एक्सिक्यूशन की बात नहीं है, यहां तो विजन की बात है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, जिस तरीके से कैपिटल गेन टैक्स आज डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो या फॉरेन इन्वेस्टर हो, सबके लिए एक चैलेंज बना हुआ है। देखिए, हम जैसे लोग भी आपके पास टैक्स कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, तो हमारा भी एक सवाल होता है कि हमने यहां पे इन्वेस्ट किया था, बताइए हम कैपिटल गेन कैसे बचाएं। तो इस बजट में क्या आपको नहीं लगता कि यह सबसे बड़ा फेलियर है कि हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं किया है, कैपिटल गेन टैक्स को हमने टच ही नहीं किया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। ये चीज़ हर एक आम आदमी का एक रहता है। अगर हम एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को सोचते हैं कि जब भी कभी कोई वो कैपिटल गेन ट्रांजेक्शन रिलेटेड करता है, कुछ भी करता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड करे, शेयर्स वगैरह में डील करे, सिक्योरिटीज़ में डील करे, या किसी तरह के इमूवेबल एसेट्स वगैरह में डील करे, ठीक है। तो उसका यही क्वेश्चन रहता है कि भाई मैं किस तरीके से इसको सेव कर सकता हूँ, कैसे टैक्स इससे अपने आप को सेव कर सकता हूँ, या कम से कम टैक्स देना चाहता हूँ मैं। हालांकि गवर्नमेंट ने एक लास्ट ईयर 2024, सॉरी नॉट 25, 24, यस, तो 24 में कुछ कैपिटल गेन रिलेटेड मतलब कुछ चेंजेस किए थे, कुछ वो न्यू चीज़ें लेकर आए थे। उसका सपोर्ट यही था कि लोगों के लिए ईज आउट किया गया। लेकिन वो देखो, एक रूल जो है वो सभी पोजीशंस में, सब तरह की पोजीशंस का सोल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो बात मानने वाली है। कहने का मतलब ये है कि 100 अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसका एक सोल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो जहाँ तक टैक्स वाला मैटर है, टैक्स वाला मैटर इसी तरीके का ही है कि 100 चीज़ों की जो दिक्कत है
एक रेट उसको रिजॉल्व नहीं कर सकता है, एक सिचुएशन में वो सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती। तो जो कवर हो जाती हैं वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, जो कवर नहीं हो पाती वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। ठीक है ना, जहाँ तक टैक्स रेट वाला मैटर है। बट आपका जो ये क्वेश्चन है क्या कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उस चीज़ को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ टैक्सेशंस में टैक्सेशन पॉलिसीज उस तरह की बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए। मगर यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में इस तरह का कोई भी प्रोविज़न नहीं है जो इन चीज़ों को एनकरेज करे। वो कहते ज़रूर हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, हर तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी हर हर एक कंट्री घूमने का, हर एक चीज़ को कहने का मतलब है अटेंड करने का, या उन लोगों को अपनी अपनी कंट्री के अंदर इनवाइट करने का, वो सारे काम करते हैं। ठीक है ना, और भी उनके अलावा भी जो उनके और भी लोग हैं जो भी इनके साथ हैं, वो सभी लोग ऐसा करते हैं, उनका एक सिस्टम रहता है इन चीज़ों के लिए। नहीं, मुझे तो लगता है कि इस समय देश में विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, सारे मंत्री एक ही आदमी हैं, हर जगह वही जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर अब हो सकता है कि यही सोचो कि भाई एक जो मेन लीडर है, ठीक है ना, उसी के हाथ में रहने दें वही सब चीज़ें। क्योंकि हो सकता है कि भाई कहते हैं ना कि भाई अगर एक आदमी के हाथ में रहेगा तो शायद इन्वेस्टमेंट कम होता चला जाएगा। नहीं, इन्वेस्टमेंट कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो वो उसके बारे में सोचना ज़रूरी है। वो सोचना तो ज़रूरी है कि रिजल्ट उस हिसाब से क्यों नहीं आ रहे हैं। बाकी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप में एक ग्लोबल लीडर की तरह हैं, और वो हर चीज़ को अ, बड़े अच्छे तरीके नहीं, से करते मुद्दा हैं। तो वही रह जाता है ना कि आपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बजट में कुछ भी नहीं किया है। इनफैक्ट आपने उनको पहली बार कैपिटल गेन टैक्स लगाकर यहां से बाहर कर दिया। अब आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा रहे हैं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बिल्कुल ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस फाइल हुआ पड़ा है कि एसटीटीटी जो है वो गलत है, होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अभी उसका रिजल्ट तो यार, रिजल्ट तो जो भी आएगा एक अलग मैटर है। मगर एसटीटी बढ़ाने वाला जो मैटर, इसको इंक्रीज करने वाला मैटर जो है, जहाँ तक फ्यूचर एंड ऑप्शंस की स्टोरी है, जहाँ तक उनका मैटर, देखो गवर्नमेंट खुद कहती है कि फ्यूचर ऑप्शंस की जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्की इन्वेस्टमेंट है। आप इसके अंदर मतलब इस चीज़ को एनकरेज नहीं करती गवर्नमेंट जो है। ठीक है, तो वहाँ पर एसटीटीटी बढ़ाना, ठीक है, वो अपने आप में हो सकता है कि एक रीज़न ये हो, अगर मैं इसको पॉजिटिव सेंस में एक्सप्लेन करूँ। मगर मगर फिर भी एसटीटीटी अपने आप में, जब एसटीटी लाया गया था उसका मेन लॉजिक क्या था? एसटीटी लाने का जो मेन लॉजिक था वो ये था कि जो भी शेयर ट्रांजेक्शन, स्टॉक ट्रांजेक्शन्स होती थी वो गवर्नमेंट की निगाह में नहीं रहती थी। उसमें बहुत सारी टैक्स चोरी होती थी, टैक्स इवेजन होता था। ठीक है, आसानी से लोग इवेजन करके निकल जाते थे। तो एसटीटी लाने का पर्पज़ यही था कि वो सारी ट्रांजेक्शन्स जो हैं उनको गवर्नमेंट की निगाह में लाया जाए। ठीक है, लेकिन 2003-4 में ये हुआ था। उसके बाद आज 2026 है, और आप एसटीटीटी को हटाने की जगह पे आप उसको बढ़ावा दे रहे हो। उसके पीछे क्या रीज़न है किसी को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये ज़रूर है, जैसे कि अगर हम आज की बात करते हैं बजट वाले दिन की, कि उस दिन मार्केट क्रैश कर गई, लोग यही कहेंगे कि एसटीटी बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ। मगर ये भी होता है, आप आगे पीछे भी, आप पिछले सालों में चले जाएं, चाहे 24 में चाहे 23 में, 90% ईयर्स में, मतलब 90% का मतलब है मेजोरिटी ऑफ द बजट ईयर्स में, बजट वाले दिन पे मार्केट डाउन होती होती है। ठीक है ना, 1-2% की करेक्शंस आती आती हैं। तो वो अपने अपने रीज़न हो सकते हैं उन चीज़ों के उस समय के लिए। ठीक है, तो बाकी ये ज़रूर है कि एसटीटीटी किस वजह से बढ़ा बढ़ा या उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो तो आगे पता लगेगा। लेकिन एसटीटीटी हटाने की बजाय बढ़ाया जा रहा है, ये सेंस भी गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। देखिए, आपका ये कहना काफी हद तक सही है कि बजट वाले दिन मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होता है, थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट आते हैं। लेकिन पूरे स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट इस बार जिस तरीके से टूटा है, उसमें तो एसटीटी का एक बहुत बड़ा रोल है। देखिए, मैं चलिए इसको दूसरे तरीके से, आपका एक क्लाइंट है, उसने स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट किया है, पहली बात यह है कि वो जिस पैसे से इन्वेस्ट किया है उस पर उसने इनकम टैक्स दे रखा है।
उसके बाद वो जो कैपिटल गेन टैक्स भी देगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी देगा, स्टैंप ड्यूटी भी देगा, इनकम टैक्स पेड पैसे पे इतना, और इन केस अगर लॉस होता है तो वो लॉस उसका। तो भी एसटीटी उस पे दे रहा है। क्वेश्चन तो यही है ना हाँ, कि लॉस होने के बाद भी उस ट्रांजेक्शन पे उसको एसटीटी पे करना पड़ रहा है। आप गेन पर टैक्स ले लो, ठीक है, आपने अपनी कैपिटल को बढ़ाया है, गेन हुआ है, आप टैक्स ले लो, ठीक है ना। लॉस होता है तो आप ठीक है अपने गेन को उसके साथ सेटअप कर सकते हो, वो सारी बातें ठीक हैं। लेकिन एसटीटीटी वाली बात जहां तक है, मैं वही तो कहना चाहता हूँ कि एसटीटीटी को रिमूव करने के लिए पीआईएल पहुंची हुई है सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, ठीक है, ऑटोमेटिकली इसके सारी कुछ चीजें। डिटेल्स हैं आपके पास, कौन से पीआईएल है एसटीटी के खिलाफ? हाँ, वो डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अभी इससे इमीडिएट मेरे पास नहीं है अभी, हम्म, ठीक है ना। इमीडिएट इन द सेंस कि वो किताबों में है, हम्म, डॉक्यूमेंट्स में है, हम्म, वो मेरी मेमोरी में नहीं है, हम्म। तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी वैसे अगर आप बात करेंगे इससे रिलेटेड, मतलब कोई चेक करेंगे तो बहुत सारी आपको मटेरियल आपको जो है वो मिल जाएगा आपको। मतलब एसटीटी को लेकर कई लिटिगेशंस अभी हैं, हाँ, यस। लेकिन ये एसटीटी की वजह से जो इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। नहीं, मैं कोई रीज़न नहीं कह सकते कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट एसटीटी की वजह से नहीं आ रहा। वो ये मुझे तो खैर रीज़न नहीं नजर लगता कि एसटीटी की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। मगर हाँ, ये ज़रूर है कि इसके बहुत सारे रीज़न हैं, जो रीज़न शायद हमारी कंट्री जो अभी तक उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर फिगर आउट पा नहीं रही, कर पाई फिगर है। आउट नहीं कर पा रही है, और चलिए कर अब मैं पा रही इसको, है तो उस चीज़ को फिर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या उस चीज़ को आप मतलब एनकरेज मीन्स वही है कि भाई। चलिए इसी सवाल को मैं दूसरे नजरिए से पूछता हूं कि इस बजट में आपको ऐसा कोई प्रोविजन लगता है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकता है? नहीं, नो। तो एम्प्लॉयमेंट पे आप 10 में कितना नंबर देंगे इस बजट को? सेफ बजट 50। कंजम्पशन पे कितना देंगे? 50 सेफ बजट। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे? ज़ीरो। जीरो। तो मोटे तौर पे अगर देखें तो ये बजट जो है वो टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से फिर एक फेल्ड बजट है। फेल्ड बजट है। एक सवाल, जब हम बार बार इस बजट के अलग अलग एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो एक सवाल नेचुरली निकल कर आता है, जी। और मैं चाहूंगा कि इस पे आपका जवाब बहुत स्पेसिफिक हो, ना कि पॉलिटिकली करेक्ट हो। क्या ये बजट एक पॉलिटिकल बजट है? नो, ये ये पॉलिटिकल बजट नहीं है। अगर आप स्पेसिफिकली अगर मेरे व्यूज़ की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बजट है ना, हमने इकोनॉमिक्स में कई बार पढ़ा है, और बात करते हैं जब इस बजट की, कि घाटे की वित्त व्यवस्था, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बजट है ना, ये लास्ट ईयर जो पब्लिक को बेनिफिट दिए गए हैं, और वो कितने पब्लिक को पहुंचे, आम आदमी के पास कितना पहुंचा, वो तो अब पता लगेगा जब इस साल का रिजल्ट आ। अब क्योंकि अब इस साल का रिजल्ट तो 31 मार्च के बाद असेस होगा ना इनकम टैक्स में, अगर मैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, ठीक है ना। मगर ऐसा लगता है कि अगर हम इसको पॉजिटिव मैनर में लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर में जो गवर्नमेंट ने नॉर्मल एक आम आदमी को जो बेनिफिट देने की के लिए जो बजट बनाया था, उसकी वजह से जो गवर्नमेंट को अगर किसी लेवल पे नुकसान हुआ है या घाटा हुआ है, तो उस चीज़ को कम पूरा करने के लिए, या उस चीज़ को काफ़ी हद तक किसी तरह से कवर करने के लिए शायद ये बजट बनाया गया। इसमें तभी किसी आम आदमी के लिए किसी भी तरीके की कोई भी एक जो मिनट, चीज़ एक है। मिनट, एक मिनट। जी। आप खुद कह रहे हैं ये पॉलिटिकल बजट नहीं है, और आप ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने पिछले साल एक हाथ से दिया था तो इस बार दूसरे हाथ से ले लिया है, तो फिर तो ये पूरी तरह पॉलिटिकल बजट है। नहीं, पॉलिटिकल बजट तो तब कहते हैं ना जब वो इस साल भी कुछ ना कुछ लास्ट ईयर की तरह धमाकेदार ऑफर लेके आते, जैसे लास्ट ईयर 12 लाख की ऑफर दी उन्होंने। तो पॉलिटिकल बजट नहीं कहेंगे इसको हम लोग, मेरी नज़र में नहीं कहेंगे इसको। जस्ट एक तरह से सेफ बजट ही वर्ड में यूज़ करूँगा यहाँ पे। क्या कि भाई अगर कोई जैसे जीएसटी में भी, हालांकि मेरे पास आज की ये न्यूज़ थी कि जनवरी का जो जीएसटी कलेक्शन है वो पहले के कंपैरेटिवली बढ़ा है। तो इवन जीएसटी में रिफॉर्म्स होने के बाद भी, टैक्स में इम्पैक्ट होने के बाद भी, तो भी जो जीएसटी कलेक्शन है लास्ट ईयर जनवरी से इस बार का अच्छा जनवरी रहा। का कलेक्शन 1.93 लाख करोड़ है। जी।
और ये हम लोग बार-बार कह रहे थे कि सरकार ने जो जीएसटी जगलरी की है, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जी, तो जीएसटी का भी कलेक्शन बढ़ा है। जी। तो आप एक तरीके से कह भी रहे हैं पॉलिटिकल बजट है, लेकिन वो शब्दों को खींच रहे हैं कि पॉलिटिकल बजट नहीं है। नहीं, नहीं, मेरे इन शब्दों का मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ये मैं कहूँ कि क्योंकि मेरी नज़र में 1% भी ये पॉलिटिकल बजट नहीं नज़र आता मुझे। तो आप पॉलिटिकल बजट उसको मानते हैं जो किसी स्टेट के इलेक्शन को ध्यान में रखकर दिया जाए, वही पॉलिटिकल बजट होता है? देखिए आपकी नज़र में पॉलिटिकल बजट की फिर परिभाषा क्या है? हाँ, मेरी नज़र में पॉलिटिकल बजट की परिभाषा ये है कि जब भी कभी इलेक्शन का माहौल आए इंडिया में, मैं भारत की बात करूँगा, मैं इंडिया की बात करूँगा, मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं करूँगा क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि एक स्टेट का इम्प्रेशन दूसरे स्टेट पे जाता ही जाता है, अगर पॉलिटिकली हम बात करें तो। तो मैं भारत की बात करूँगा, तो अगर हाँ, ये इलेक्शन अब देख लेना आप, खुद देख लेना कि क्या कि जब आप इलेक्शन ड्यूज़ होंगे, अब नेक्स्ट इलेक्शन कब ड्यूज़ है? 2029 में ड्यू है ना? ठीक है ना? तो 2029 से पहले जो भी बजट आएगा इलेक्शन से पहले, देख लेना वो इलेक्शन बजट होगा। स्टेट इलेक्शंस के बजट को ध्यान में रखकर जो बजट लाए जाते हैं, उसको आप पॉलिटिकल बजट नहीं कह रहे हैं। नहीं, मैं उस तरफ नहीं सोचता। मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं सोचता लास्ट नहीं ईयर हूँ। के बजट में हुँ, बिहार इलेक्शंस थे, तो बिहार में मखाना बोर्ड अनाउंस हो गया, जिस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। हुँ। क्या वो पॉलिटिकल बजट नहीं था? देखिए, जहाँ मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ कि मैं बीइंग अ टैक्स एक्सपर्ट, ठीक है ना? अगर पॉलिटिकल लेवल के ऊपर बात करें, तो यहाँ पर मुझे ना बहुत सारे ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी, ऑल ओवर, ठीक है ना? तो मैं तभी कुछ कमेंट इसके ऊपर कर पाऊँगा, अपनी एडवाइस दे पाऊँगा, अपनी ओपिनियन दे पाऊँगा। अगर मैं हाँ, बीइंग अ टैक्स एक्सपर्ट अगर मैं बात करूँ, तो मैं तो पॉलिटिकल बजट उसी को मानूँगा, जिसमें एक आम आदमी को टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीफ दिए जाएँ। हालाँकि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में भी रिलीफ दे दिया, जीएसटी में भी कहने के लिए रिलीफ दे दिया, बट ग्राउंड रियलिटीज़ अभी सामने आएँगी आफ्टर 31st मार्च, अभी तो फाइनेंशियल ईयर ऑनगोइंग है, सिस्टम चल रहा है। ठीक है ना? मगर हाँ, अगर हम इस बजट की बात करें पर्टिकुलर वे में, तो ये किसी भी लेवल के ऊपर पॉलिटिकल बजट नहीं था। सिर्फ वे मैं इसको इस तरह से बताना चाहूँगा कि एक पैसेंजर बस जो है, वो चल रही है और पैसेंजर को पिक करती है और पैसेंजर को ड्रॉप करती है और फिर अपने अपने प्लेस पे अपने स्टेशन पे जाके रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये वो बस है जिसमें बिल्कुल इसको सेफ बजट वाली संज्ञा दूंगा इस बस का नाम। और इसमें यही है कि पैसेंजर आ रहा है, पिक कर रहा है, चढ़ रही है, चढ़ रहा है, उतर रहा है और जाके अपनी जगह पे जाके खड़ी हो जाएगी। इसमें कहीं पर भी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई भी इमरजेंसी दिखाने की कोशिश नहीं की गई है कि जिसमें कि गवर्नमेंट अपनी किसी भी स्कीम को लेके आए और ये बताए कि देखो इस चीज़ की हम आप लोगों को ज़रूरत थी और वो हम लेकर आए। क्योंकि उससे 2 मतलब एक नुकसान है और एक बेनिफिट है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को नुकसान की हम बाद में बात करेंगे, पहले बेनिफिट की बात करते हैं। बेनिफिट तो ये है कि स्पेसिफिकली ये बताए गवर्नमेंट, अगर कोई बेनिफिट लेके आती है कि देखो जी हम ये आपको पहले उस बेनिफिट को हाइलाइट किया जाता है और कई दिनों दिन तक हाइलाइट किया जाएगा। ठीक है ना? मीडिया की ज़िम्मेवारी बन जाती है उस चीज़ को हाइलाइट करना। क्या? कि भाई ये चीज़ लाएँ और ये लोगों को ज़रूरत थी, इससे ये होगा, इससे ये बेनिफिट निकलेगा, इससे ये फ़ायदा होगा, यहाँ गवर्नमेंट इस तरीके से हमारी कंट्री ग्रो करेगी। एज़ सच ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं कि कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, जिसके लिए रिफ़ॉर्म लाना ज़रूरी होता है, तो भी बजट में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर वो लाती है, इस टाइप की कोई बात करती है, ठीक है? तो उससे ये लगेगा कि गवर्नमेंट ने अब जाके उस चीज़ को दूर करने की कोशिश की है। वो मैसेज जाएगा पब्लिक में, नॉर्मल पब्लिक में। तो ऑटोमैटिकली उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसके अपने अपने रीज़न काउंट होंगे कि भई गवर्नमेंट ने इस चीज़ को पिक किया अब जाके, जो कि डिमांड थी पिछले काफ़ी टाइम से। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे या करेंगे, अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे या करेंगे, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें अगर पर्टिकुलर लेके आए गवर्नमेंट, ठीक है ना? एक डायरेक्टली उसको हिट करे, तो उससे ये लगता है कि हाँ, यहाँ पर ये कमियाँ थी, अब जाके गवर्नमेंट ने उसको पिक करना शुरू किया। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक चलती हुई बस की तरह ट्रीट कर रही है सारी चीज़ों को कि ठीक है भैया, जिसका हो जाए उसका भी भला, जिसका ना भी हो तो भी हमारे लिए कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे एक बार फिर मैं अपने ऑडियंस से कहता हूँ, आप लोग हमें बताइए, ये बजट
पॉलिटिकल बजट नहीं है या रिक्की दुआ जी पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं? इसका फैसला ऑडियंस पर छोड़ते हैं। ऑडियंस अपने कमेंट में बता सकती है। मेरा मानना है कि इंडिया में इस सरकार का हर बजट पॉलिटिकल बजट रहा है। इनका मानना है कि यह बजट पॉलिटिकल बजट नहीं है क्योंकि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इलेक्शन को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। तो हम इसका फैसला फिलहाल ऑडियंस पर छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मेरा दूसरा सवाल यह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सरकार को यह गलतफहमी है कि हमने जो करना था कर दिया, हमारे पास नया कुछ अनाउंस करने को है ही नहीं, तो हम इस बजट को एक ऑटो पायलट मोड में डाल देते हैं कि चलो बजट लाना है तो एक बजट लेकर आ गए, हमारे पास देने को कहने को कुछ नया नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके पास। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये एक चलती हुई बस है जिसका काम है पैसेंजर को पिक करना और पैसेंजर को ड्रॉप करना और उसके बाद जाके अपने निर्धारित स्टेशन के ऊपर जाके अपने आप को। मतलब आप वाकई मानते हैं कि इस सरकार के पास करने के लिए अब कुछ है नहीं, ऑटो पायलट मोड में ही देश की पूरी इकोनॉमी चलनी चाहिए? मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। करने के लिए तो हमेशा कुछ ना कुछ रहता है और हमारी कंट्री में तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है। और हाँ, एक चीज़ और है जो कि लास्ट कई 1 और 2 ईयर से कुछ ज़्यादा ही हो चुका है कि भाई हमारी कंट्री फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुकी है और हमारा एक गोल है 2047 तक कि भाई हम एक ऐसा चीज़ मतलब इस लेवल तक हम विकसित अपने को भारत की लेके बात जाएंगे। हाँ 2047 तक हो रही है। जी। 2047 तक हम नहीं जानते हम में से कितने लोग जीवित रहेंगे। परफेक्ट, बिल्कुल जी। आज की तारीख में एक आम आदमी पूछता है, और इस बजट स्पीच के बाद हमने कई आम लोगों से सड़क पे खड़े होकर बात की है। एक आम आदमी पूछता है इस बजट में हमारे लिए आज क्या है? बिल्कुल यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि 2047 तक की बात की जाती है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ अचीव करनी होती है, एक लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन हमें आपने करने की बात नहीं, बोली लॉन्ग थी। टर्म गोल का मतलब ये नहीं कि शॉर्ट टर्म मेजरेबल मेट्रिक्स ही ना हो। मैं वही कहना चाहता हूँ कि आपने गवर्नमेंट के कुछ करने की बात की थी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ करने के लिए बहुत कुछ होता है। ठीक है, आपके एक अपने लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, कंट्री के लॉन्ग टर्म गोल्स हैं कि 2047 तक इसको विकसित भारत की परिभाषा में लाना है या बनाना है, ठीक है ना? लेकिन इस विकसित भारत बनेगा कैसे? खाली बातों से तो बनेगा नहीं। उसके लिए हमें आज से या पीछे, आप कहते हो कि हमें उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा। उस दिशा में बढ़ने के लिए हमें वो रिफॉर्म्स, आप जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात कर रहे थे बजट से पहले, बजट के साथ में, उस रिफॉर्म एक्सप्रेस को अपने निश्चित स्टेशन से आगे चलाना भी तो पड़ेगा रिफॉर्म्स के लिए, अगर आप रिफॉर्म्स के साथ उन चीज़ों को अचीव करना चाहते हो। मगर वो रिफॉर्म्स इस बजट में तो देखने के लिए आए नहीं। दूसरा, अभी आपने कहा 4 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की, क्या आप वाकई मानते हैं कि जीडीपी का ग्रोथ वेलफेयर का प्रॉक्सी है, या जीडीपी का नंबर देश की सही तस्वीर नहीं दिखाता है, क्योंकि जीडीपी एक एवरेज नंबर होता है परफेक्ट। और इस जीडीपी देश में 40% वेल्थ 1% के पास कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। तो ऐसे देश में क्या बाकी जीडीपी प्रॉक्सी है वेलफेयर का? नहीं। इसका आंसर, मैं तो यही बहुत बात करूंगा आपसे कि भाई जीडीपी एक सिर्फ ओनली नंबर गेम और कुछ नहीं है। ये देश की एक्चुअल पोजीशन को नहीं बताती है। इकॉनमी, ठीक है, हम मेज़र करते हैं, जीडीपी से मेज़र करते हैं और कुछ फैक्टर्स होते हैं रिगार्डिंग, मगर अगेन इस कंट्री में बहुत कुछ है हमें करने के लिए, जो कि ये बजट, कम से कम ये बजट तो जो है उस तरह का नैरेटिव सेट नहीं करता। बाकी आगे गवर्नमेंट के अपनी सोच हो सकती है, देखते हैं कि वो एक्शन प्लान क्या है। मगर एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बात करूंगा आपसे, क्या, कि जितने मर्जी आप, जितने से अच्छी आप पॉलिसीज ले आए, अच्छे से अच्छा बजट बना लें, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है। जब तक एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर नहीं आएगा तब, और सुनवाई नहीं होगी एक आम आदमी की उस एग्जीक्यूशन के समय पे, तो उसको मॉनिटर करने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगी कि भाई जहाँ पर खाली डायरेक्शंस के साथ साथ प्रॉब्लम्स को भी कंसिडर किया जाए। खाली डायरेक्शन देने का काम ना हो, जस्ट ओनली प्रॉब्लम्स को कंसिडर किया जाए, तब तक हम उस विकसित भारत की जो बात करते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि 2047 तक हम उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। इस बजट में हमने बात कर लिया कि एम्प्लॉयमेंट का क्या रहा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का क्या रहा, कंजम्पशन नहीं हो रहा है सब। एजुकेशन पे इस बजट में कोई फोकस नहीं है, ऐसा क्यों? अब ये तो वही बता सकते हैं कि एजुकेशन पर स्पेसिफिकली इन्होंने फोकस क्या नहीं रखा।
हालांकि ये तो बात कंफर्म है कि, और ये चीज़ हमें नज़र भी आती है कि एवरी टाइम जो हमारी गवर्नमेंट है वो एजुकेशन को हमेशा इम्प्रूव करने के लिए हमेशा फोकस रहती है। ठीक है। और स्पेसिफिक उनके पास इस पर कुछ नहीं होगा, जो कि प्रयास हमेशा निरंतर चलते रहते हैं। तो यही हो सकता है। हाँ, मगर एक चीज़ है, एक बात ये है कि जो गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार है, उसका फोकस है इस बार कि टूरिज़्म इंडस्ट्री को एनकरेज करना, रिलीजियस जो प्लेसेस हैं वहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ाना। ठीक है ना। तो इसी तरीके से और भी जो गवर्नमेंट के फोकस रहे हैं रिलेटेड टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फोकस किया है उन्होंने इस बारी पर्टिकुलर वे में। तो उसका वही रीज़न है कि मतलब रीज़न क्या है कि एजुकेशन को जिन प्लेसेस के ऊपर ये चीज़ें एनकरेज की जा रही हैं, तो वहाँ पर एजुकेशन तो देख, उनको मैं देना इसको पड़ेगा ऐसे ना। रखता हूं, मैं एजुकेशन और हेल्थ केयर को एक साथ क्लब कर देता हूं। जी। क्लस्टर्स बनाने की बात हुई है, जी। चाहे एजुकेशन हो या मेडिकल टूरिज्म की बात हो, क्लस्टर बनाकर डेवलप करने की बात हुई है। जी। टीयर 2 शहरों में, रिलीजियस सिटीज में इन सबको डेवलप करने की बात हुई है। जी। लेकिन इसका ब्लूप्रिंट कहाँ है? अगर इस सरकार के हम पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ऐसे अनाउंसमेंट के बाद पूरे गाइडलाइंस और ब्लूप्रिंट आने में ही सालों लग जाते हैं। वही, जैसे कि आपने बोला, आपने लास्ट अभी बात भी की थी, डिस्कस किया था कि 10 महीने के बाद जाके कोई चीज़ इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेडी होती है। ठीक है ना। तो 10 महीने तो बजट आने के बाद 10 महीने तो उस चीज़ के लिए किस तरीके से वो पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया जाए, या पॉलिसी बनाने में, या पॉलिसी के अंदर कुछ कमियां हैं उनको पूरा करने में लग जाते हैं। तो आपका मतलब इस तरफ ही रहता है कि भाई बजट में तो दे दिया कि ऐसा करेंगे, मगर करने के लिए कोई एक्शन प्लान ही नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है। हालांकि वो बजट। आपने कहा पॉलिटिकल बजट नहीं है, हम्म। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार में एक आत्मबोधता है कि हम सबसे स्टेबल इकोनॉमी हैं, इन्फ्लेशन चेक में है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी में हम वेल प्लेस्ड हैं। हालांकि ये कितना सच है कितना नहीं, ये एक अलग बहस का मुद्दा है। ऐसा तो नहीं कि सरकार के नजरिए से सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए बजट में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बजट को देखने के बाद तो यही यही मिलता है, हमें समझ आता है कि सरकार की नज़र में सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई इशू नहीं है किसी तरीके से भी। अब ये बीइंग अ पर्सनल लेवल पे अगर हम बात करें, आप, मेरा सोचना अलग हो सकता है, आपका सोचना अलग हो सकता है, लेकिन सरकार का नज़रिया इस बजट को पेश करने का, और बजट को जिस तरीके से पेश किया गया, बजट में जिन चीज़ों का प्रोविज़न किया गया, जो चीज़ें रखी गई, उनको करने के बाद तो यही समझ में आता है कि सरकार को लगता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। सरकार को लगता है कि किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा इमरजेंसी इशू नहीं है जिसको कि बजट में लाकर रिजॉल्व करने वाला मैटर हो, या उसके लिए अलग पहले से प्रोविज़न करने वाली बात हो। तो ये थे रिक्की दुआ, टैक्स कंसल्टेंट। इनका मानना है कि ये बजट एक आम टैक्स पेयर के लिए टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से, एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से, प्राइवेट कंजम्पशन के पर्सपेक्टिव से, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के पर्सपेक्टिव से ये बजट एक फेल बजट है। हालांकि कई जगहों पे इन्होंने इस बजट को सेफ बजट कहते हुए खुद भी सेफ खेला है, 50-50 कहकर अपनी बात रखी है। लेकिन सच यही है कि इंडिया में आज की तारीख में जो 3 मेजर चैलेंज हैं, जॉबलेसनेस, प्राइवेट कंजम्पशन की कमी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कमी, जिस वजह से रुपया कमजोर हो रहा है, ये तीनों के तीनों जो मेजर चैलेंज हैं, ये तीनों चैलेंज इस बजट में एड्रेस नहीं हो पाए, और एड्रेस होना बहुत दूर की बात है। ऐसा लगता है इस बजट ने उन तीनों मेजर इंडियन इकोनॉमी के चैलेंजेस को समझा ही नहीं है। आज की तारीख में एक आम टैक्स पेयर, एक आम इंसान, और हमने बजट स्पीच खत्म होने के बाद सड़क पे खड़े होकर कई लोगों से इस बारे में बात की। एक आम इंसान इस बजट को आम आदमी का बजट नहीं कहता है। एक आम आदमी पूछता है कि आम बजट का क्या मतलब है, अगर वो आम आदमी को कहीं से भी टच नहीं करता है, उसके कंसर्न्स को टच नहीं करता है। हमारे बजट विशेष में यह चर्चा अभी जारी रहेगी। हम ज्यादा से ज्यादा समझेंगे क्यों इस देश का आम बजट आम आदमी का बजट नहीं है, क्यों इस देश का बजट एक सरकारी नैरेटिव बनकर रह जाता है, एक इलेक्शन स्पीच बनकर रह जाता है। आप बने रहें हमारे साथ, और इस तरह के हमारे हर वीडियो पे आप अपना व्यू जरूर रखें, आप अपने कमेंट जरूर करें, आप हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के बताए सजेशंस पे हम एक नया वीडियो लेकर भी आते हैं, जो कि हमारे चैनल के जितने सब्सक्राइबर हैं वो समझते होंगे। आप लोगों के सजेशन, आप लोगों के सवाल कई बार हमारे लिए इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। बने रहिए हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।